हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का विजडम क्लासेस में स्वागत है। कल हमने PYQ की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कल प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लगभग 13 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग इस सीरीज से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। आज इस प्रकाश के परावर्तन को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसमें 2011 से लेकर 2016 तक जितने भी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रकाश के परावर्तन से, हम उन्हें सोल्व करने का काम करेंगे। चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन है हमारा r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर r/4 और लास्ट ऑप्शन है कि r बराबर f/2। अब ध्यान से इस बात को समझिए कि यहाँ ध्यान से अगर आप इस चीज को देखें, सपोज करिए कि ये एक हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगर कोई भी समानांतर किरणें इस दर्पण पे आती है तो वो इस फोकस से होकर गुजर जाती है। तो फोकस से लेकर ये जो पोल है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, या जिसे फोकसांतर भी कहते हैं। और ये जो सेंटर है R, सेंटर C, और यहाँ से पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जो रिलेशन होता है उसे कहा जाता है R=2f। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? R=2f, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं R=2f। तो आप अगर f की वैल्यू निकालोगे तो f=r/2। तो फोकसांतर क्या हो जाएगा? जो रेडियस होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, उसकी आधी होती है। तो ऑप्शन में हम देखें r बराबर 2f, f बराबर r/2, r बराबर f/2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा R=2f। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा R=2f। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो अभी हमने बताया कि R= क्या होगा? 2f होगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? R=2f। फिर क्वेश्चन क्या कहलाता है? किसी गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इस बात को आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक हमारे पास अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण, ये MN हमने मान लिया अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह, ये इसकी परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह, ये जो सतह देख रहे हैं, इसे हम रिफ्लेक्टेड सरफेस या परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह की ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मिला दे तो यही इसका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, या डायामीटर कहलाता है। तो परावर्तक सतह की जो व्यास या डायामीटर होती है उसे द्वारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्वारक। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह का जो व्यास होता है उसे क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है गोलीय दर्पण परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? तो मुख्य फोकस इसका आंसर नहीं होगा, प्रधान अक्ष भी नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बिंब का अर्थ यहाँ पे आप वस्तु को समझना। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र पर। तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच। अब इसको आप ध्यान से यहाँ आप समझ सकते हो। यहाँ देखो
कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण हमने ले लिया और ये अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जिस पॉइंट पे कट रहा है ये इसका पोल हो जाएगा और ये फोकस है और ये आपका क्या है, सेंटर है। अब ध्यान से मेरी बात सुने कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के अंदर, अगर वस्तु को हम किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह जो प्रतिबिंब होता है ये प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है और आभासी या काल्पनिक होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। तो केवल एक ही ऐसा कंडीशन है अवतल दर्पण में कि जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है, तब वो कंडीशन है कि जब वस्तु को हम पोल और फोकस के बीच रखते हैं। तो यदि ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ है दर्पण के ध्रुव, ध्रुव ही को ही पोल कहा जाता है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यदि वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव या ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा और क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस बात को आप ध्यान से रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, तो जब भी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब की बात आएगा तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और यदि वस्तु का बात आता है कि वास्तविक, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा का अर्थ यहाँ पे ये याद रखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और सीधा का अर्थ ये याद रखना है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। या आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब उल्टा। तो यहाँ जो बोला गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। ये वही क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखे हो। यहाँ बोला अवतल दर्पण में आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो यहाँ कह रहा है कि वस्तु से बड़ा और प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र के परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा, आभासी या काल्पनिक होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना जो काल्पनिक प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, अगर ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में बना जितना भी प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। वो हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है और साथ ही साथ वो वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, छोटा होता है। वो सीधा होता है, वो सीधा होता है, काल्पनिक है तब वो सीधा होगा और वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वो सीधा होगा और छोटा होगा, सीधा होगा और क्या होगा, छोटा होगा। फिर पूछा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब किससे मिल सकता है, तो ध्यान से देखें, समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। लेकिन फर्क है, समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है लेकिन वस्तु के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है लेकिन वो आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है
और अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पे वस्तु से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब का यहाँ आकार नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर इनमें से सभी होगा। लेकिन यदि अगर क्वेश्चन आता है कि आभासी और बराबर तो आंसर होता समतल। यदि क्वेश्चन रहता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा तो आंसर हमारा उत्तल हो जाता। और अगर कहता है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है तो वैसे कंडीशन में आंसर हमारा उत्तल होता। लेकिन यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी केवल बनता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। तो इस बात को आप याद रख लेना, उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो महत्तम मान होता है वो हमेशा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने या हजामती के रूप में हम हमेशा क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए भी हमेशा अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो मरीजों के यानी डॉक्टर के द्वारा चिकित्सक के रूप में चाहे मरीजों का दांत देखना हो, गला देखना हो, कान देखना हो, तो इन सभी चीजों के लिए डॉक्टर जो चिकित्सक के रूप में हमेशा वो क्या करता है? अवतल दर्पण का ही यूज करता है। क्योंकि यदि अवतल दर्पण में दर्पण के नजदीक अगर वस्तु को लाया जाए तो जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है और सीधा बनता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण होता तो यही प्रतिबिंब सीधा बनता लेकिन वस्तु से छोटा बन जाता। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने के रूप में, हजामती के रूप में या चिकित्सक के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा जो रोगियों के नाक, कान, गले, दांत देखने के लिए हम हमेशा अवतल दर्पण का यूज करते हैं। यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कौन सा दर्पण है। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा कि ये आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अवतल होता है। तो सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वो अवतल होती है। फिर क्वेश्चन है कि किसी कार के अग्रदीप का मतलब हेडलाइन, अग्रदीप का मतलब हेडलाइन, हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो हेडलाइट के रूप में अग्रदीप में हम हमेशा क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें आती है तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें टकराकर ये क्या हो जाती है? अलग अलग दिशाओं में, यानी कि ये इस तरह से ये चली जाती है। प्रकाश की किरणें आई और ये फैल जाती है, तो फैल जाती है, इसीलिए हमेशा हेडलाइट जो देखते हो गाड़ी का हेडलाइट, तो उसमें प्रकाश की किरणें फैलती है। तो फैलने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है और हेडलाइट में उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य का मतलब पीछे देखने के लिए, साइड मिरर, तो साइड मिरर के रूप में हम हमेशा क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो और साइड मिरर में कोई पीछे एक ट्रक है, तो वो साइड मिरर जो होता है वो ट्रक का आकार बड़ा होता है, लेकिन वही ट्रक के आकार को वो साइड मिरर उसका छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बना कर देता है हमें, ताकि हम उस पीछे वाले ट्रक को हम देख सके। तो उत्तल दर्पण क्या करता है कि किसी भी वस्तु का साइड मिरर के रूप में इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का, बड़े वस्तु का भी छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब हमें बनाकर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है।
तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इस बात को आप समझो। सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें, समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये टकराकर वापस क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी। ये टकराकर वापस चली जाएंगी। तो समतल दर्पण पर अगर समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित हुई है, तो ये टकराकर समानांतर वापस क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी। तो जहां परावर्तित किरणें आपस में मिल जाएंगी, वही उसका क्या हो जाएगा? वहीं पे उसका फोकस हो जाएगा। तो जब समानांतर जो किरणें होती हैं वो कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये अनंत पर जाकर आपस में मिल जाए। तो इसीलिए जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अनंत पर होती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो वो हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण का जो सेंटर होता है, सेंटर, अगर सेंटर या वक्रता त्रिज्या पे अगर वस्तु को रखा जाए, तो जिस आकार का वस्तु होगा उसी आकार का यहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब भी बनता है। तो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाना है, तो अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए, और ये जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। अगर उल्टा है इसका मतलब वो कैसा है? वास्तविक है। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को हमेशा वक्रता केंद्र पर ही रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। यहाँ आंसर क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चन? अनंत। फिर 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी की धनात्मक की बात करें तो फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। देखिए, अगर चिन्ह परिपाटी को आपने पढ़ा होगा तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में फोकस यहाँ होता है, तो इस साइड और ये पोल होता है, और जितनी भी दूरी होती है वो हमेशा पोल से मापी जाती है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो निगेटिव होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला है कि नहीं, कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे एक वस्तु की दूरी ली जाती है। तो आप इस बात को याद रखें कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने रखे वस्तु की दूरी जो ली जाती है वो दूरी जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। आप इस बात को समझो कि अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वस्तु को हमेशा यहाँ रखा जाएगा, इस साइड रखा जाएगा, लेफ्ट साइड, और जो दूरी नापी जाती है वो हमेशा पोल से नापी जाती है। अगर आप उत्तल दर्पण लेते हो तो उत्तल दर्पण में भी वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा, और पोल से लेफ्ट साइड की तरफ जो दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। वो हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है। इसीलिए वस्तु की जो दूरी ली जाएगी वो हमेशा क्या ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसलिए कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में अगर ये फोकस क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आई तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर जाएगी वो फोकस कहलाएगा। और ये हमारा पोल है, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा फोकस दूरी कहलाता है। और ये दर्पण के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड की जो दूरी होती है वो सारी की सारी क्या होती है? निगेटिव। इसीलिए अवतल दर्पण की जो फोकस है वो हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फिर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी? तो सेम वही क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसी होती है? ऋणात्मक मानी जाती है। और अगर धनात्मक होता तब वो दर्पण कैसा हो जाता? उत्तल होता। लेकिन यहाँ बोला है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इस बात को समझो, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। तो जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी आती है और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है, आवर्धन की वैल्यू जो होती है वो ऋणात्मक आती है। तो इस बात को समझो कि आवर्धन की वैल्यू पॉजिटिव का क्या अर्थ है और आवर्धन की जो वैल्यू निगेटिव है इसका क्या अर्थ है। तो आवर्धन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा है, सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है और क्या है, सीधा है और क्या है, आभासी या काल्पनिक है, आभासी या काल्पनिक है। तो आवर्धन का पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक वैल्यू यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है और आभासी है। लेकिन आवर्धन का जो ऋणात्मक मान होता है वो हमेशा यह बताता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है। और उल्टा है तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक, ये हो जाएगा वास्तविक। तो आवर्धन की मैग्निफिकेशन की धनात्मक मान सीधा और आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है, जबकि आवर्धन का ऋणात्मक मान उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करता है या दर्शाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि यदि बिंब का, बिंब मतलब वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो जो बिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक है तो वो कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ हमसे पूछा है कि दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र के बारे में पूछा है। ऑप्शन है 1/v + 1/u = 1/f। सेकंड ऑप्शन है कि 1/v - 1/u = 1/f। थर्ड ऑप्शन है 1/f + 1/u = 1/v और फोर्थ ऑप्शन है 1/f + 1/v = 1/u। आप इस बात को समझो कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जहां v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी के प्रतिबिंब की दूरी। u का मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु दूरी। ये है आपका वस्तु दूरी, ये है आपका प्रतिबिंब दूरी। और 1/f का मीन्स होता है, f का मीन्स होता है फोकस फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो आप मिरर फॉर्मूला या आप कह सकते हो मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र के रूप में आप याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हैं, तो 1/v + 1/u = 1/f। अब ऑप्शन देख लो कहाँ है, तो 1/v + 1/u + 1/f पहला ऑप्शन है हमारा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दिया है और बोला है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है वो धनात्मक होना चाहिए। तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा, वस्तु दूरी का मान क्या होगा। फोकस दूरी की वैल्यू कितनी है, 10 है और आवर्धन कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अब ध्यान से देखो कि यदि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ये सपोज कर लो कि ये आपका फोकस है, ये फोकस है और ये आपका सेंटर है। तो और ये आपका क्या है, ये आपका पोल है, पोल है ये आपका। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, फोकस दूरी। और फोकस की जो वैल्यू दिया है यानी फोकस की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 10 सेंटीमीटर। फोकस की वैल्यू है आपका 10 और जो आवर्धन होना चाहिए वो है आपका क्या, धनात्मक। तो धनात्मक आवर्धन हमने अभी बताया कि m का जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वो इस बात को दर्शाता है कि m की पॉजिटिव वैल्यू इस बात को
ये दर्शाती है कि जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। तो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट या वस्तु होगा। तो अब सोचो कि वस्तु से लेकर पोल के बीच की दूरी को ही हम तो क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। तो अगर फोकस दूरी 10 है तो जो वस्तु दूरी होगी, जो वस्तु का जो डिस्टेंस होगा पोल से, वो हमेशा 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है कि फोकस दूरी 10 के लिए अवतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन अगर धनात्मक होता है तो वस्तु दूरी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, 10 से कम हो जाएगी, क्योंकि हमको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और आपको दिया गया है कि उत्तल वक्रता त्रिज्या की वैल्यू 32 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या, तो R इक्वल टू है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगी और फोकस भी पॉजिटिव होगी। तो R इक्वल टू 2f, R इक्वल टू वैल्यू होती है 2f। तो R की वैल्यू है आपका 32 इक्वल टू 2f, 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम। तो f की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16 हो जाएगी, क्योंकि दर्पण हमारा जो है वो उत्तल है, इसलिए जो वैल्यू होगी फोकस दूरी वो पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के लिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो f की वैल्यू जो है वो f की वैल्यू कितना है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो f की जो वैल्यू है वो है आपका 20 सेंटीमीटर और इसकी वक्रता त्रिज्या की वैल्यू हमें निकालनी है। और जो हमें दर्पण दिया गया है वो दर्पण है हमारे पास अवतल दर्पण, जो है वो अवतल। तो अवतल दर्पण की फोकस भी निगेटिव होती है और जो वक्रता त्रिज्या आएगी वो भी हमेशा निगेटिव होगी। तो R इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2f। तो 2 इंटू 2 f की जो वैल्यू है वो है -20। तो -20 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, -14 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यहाँ देखो फोकस दूरी कैसी है, पॉजिटिव है। तो किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो जो उत्तल दर्पण होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो फोकस दूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो दर्पण होगा वो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, ऑप्शन है सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कि अगर आधा भाग इसका टूट जाता है जो, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कम तीव्र बनेगा। वो कैसा बन जाएगा, वो आपका जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम तीव्र बनेगा। वो बनेगा कैसा, कम तीव्र बनेगा, वो कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या मापने की जरूरत है, तो इस चीज को हम समझेंगे कि उसे दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को मापने की जरूरत होती है। क्या मापने की जरूरत होती है, दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को मापने की जरूरत होती है। फिर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर
चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या है? चींटी की गति की दिशा क्या है? तो चींटी जो होगी वो हमेशा फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ेगी, फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ेगी। तो फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ेगी तो चींटी का जो प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा और आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहा है हमारा, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी है, अभिसारी है, अपसारी और अपसारी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो कि सपोज करते हैं कि हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये उसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। जब भी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो वो सतह से टकराकर वो हमेशा क्या होती है? फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। वही काम आप यहाँ भी कर सकते हो। ये समानांतर प्रकाश की किरणें आई और वो सभी के सभी फोकस से होकर गुजर जाती है। तो आप इस बात को ध्यान से देखो कि जो परावर्तित किरणें हैं वो लास्ट में इस बिंदु पर आकर क्या हो रही है? मिल रही है। तो जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण। तो अवतल दर्पण जो होता है वो किस प्रकार का दर्पण हो जाएगा? क्योंकि अवतल दर्पण परावर्तित प्रकाश को फोकस पर लाकर मिला देता है, इसलिए मिला देता है। तो इसलिए अवतल दर्पण जो होगा वो एक अभिसारी, वो एक क्या हो जाएगा? अभिसारी दर्पण होगा। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट से और बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा, सीधा, आभासी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन का जो मान होता है वो बढ़ता है, आवर्धन का मान आपका बढ़ेगा। तो आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, और भी आप लोग बच्चों को जोड़ो, और जो भी नए बच्चे इस चैनल पे आए हैं और देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें आप सभी लोगों को ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कई ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और प्रीवियस ईयर अगर आप 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हो तो एग्ज़ाम में हूबहू या S2S क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे इस चीज़ से जुड़े, आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।